आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज आपको मैथिली शरण गुप्त की जो कि बीए तृतीय सेमेस्टर द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है। ये आधुनिक काव्य विथिका, ठीक है। उसमें से मैथिली शरण गुप्त की व्याख्या जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी, उसके आगे हम चलते हैं। हम लोग यहाँ पे थे, मतलब ये पूरा हो गया था 2 पैरा, तीसरे पैरा पे थे। कुछ काल में यह जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, फिर खोजने से भी हम सब मार्ग अपना पाएंगे, ना अपना मार्ग पाएंगे। ठीक है, देखो अगर आप नए हैं तो देखिए मतलब क्या है कि आपको 15 नंबर की व्याख्या आती है। आपको लगभग दिए जाते हैं 2 व्याख्या करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, और 3 व्याख्या मतलब 4 व्याख्या होती हैं लगभग। थोड़ा इस तरह से देखिए, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे लगभग पेपर होता है। तो ये क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन किए थे और 2 व्याख्याएं की थी। तो अगर आप व्याख्या को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये बहुत ही आसान मुझे लगता है कि व्याख्या करना, बजाय इसके बहुत सारे प्रश्नों को तैयार करना। तो देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के, जो कि ये पिछले पेपर में आया था और इसलिए ये पढ़ने बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। हम लोग थे कुछ काल में यह जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पाएंगे। जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पावेगा नहीं, तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं। ठीक है, अब इसका मैं इसको किताब से समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगी कैसे आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का कहना ये है कि हम चूँकि अगर हम अपने महापुरुषों की पद चिन्ह यानी कि उनके दिए गए उपदेश आदर्श को नहीं अपनाएंगे तो न सिर्फ उनको भूल जाएंगे और अपने को भी भूल जाएंगे। फिर खोजने से भी हम सब ना मार्ग अपना पाएंगे और फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। अब आप भी किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप तो किसी न किसी को आदर्श या किसी न किसी को से सुनकर कि ऐसे तैयारी में करनी चाहिए और ऐसी समस्याएं आती हैं, तो वो होता है आपके महापुरुष। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो ये विचार और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब फैक्ट हैं उनके जीवन में जो हुआ। आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है तो मुझे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो बहुत सारे जब महापुरुषों के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है उन्हीं के समान हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से बताने का प्रयास किया गया कि अगर हम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उनकी आदर्शों पर नहीं चलेंगे, अच्छे विचारों को नहीं ग्रहण करेंगे, तो अंततः हम न सिर्फ अपना कभी मार्ग भी नहीं खोज पाएंगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसके अलावा महापुरुषों को भी भुलाते चले जाएंगे। इसीलिए 15 अगस्त को आजकल वो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, क्योंकि लोग वो छुट्टी का दिन मनाने लगे थे। तो मैथिली शरण गुप्त चूँकि राष्ट्र कवि थे तो उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी और इनकी चूँकि रचना का नाम ही है क्या, भारत भारती भविष्य खंड। तो इससे ही पता चल जाता है, ये देखिए, ठीक है, इससे ही पता चल जाता है कि भविष्य के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया। उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति चल रही थी क्योंकि आंदोलन का समय था, ठीक है। अब नीचे है, जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पावेगा नहीं, तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पावेगा नहीं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनके पद चिन्हों पे, महापुरुषों के पद चिन्हों पे या जो ज्ञान देते हैं उनके पद चिन्हों पे हम नहीं चलेंगे तो अंततः हमारा जीवन दीप जो है वो जो है फिर प्रेम नहीं पा सकता है, फिर अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है और इस तरह से उसका तो अंत ही निश्चित हो जाएगा या फिर विनाश की तरफ बढ़ जाएगी जातियाँ। क्योंकि आजकल देखने को मिल भी रहा है कि लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं।
तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं। और जब अंधेरा ही छा जाएगा, जब प्रकाश दीप यानी कि महापुरुष के रूप में प्रतीक रूप में बताया गया है कि अगर प्रकाश दीप ही हम बुझा देंगे तो अंधकार ही अंधकार रह जाएगा, और ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त पाएंगे, ना इस जीवन को ही अच्छे से जी पाएंगे, और दुख और बुरे मार्गों पर चलकर अंततः अपने जीवन का अंत ही कर लेंगे। अब ये मेरे द्वारा बताई गई लाइनें हैं, लेकिन जो मैंने अपने टाइम में कॉपी पे लिखी, किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हम कॉपी देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो हम संदर्भ देख लेते हैं। ये पहले का ही है, लेकिन संदर्भ सब में एक ही तरह पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आधुनिक काव्य विथिका के में श्रीशरण गुप्त के एग्जाम में दिया गया है। क्या दिया गया है? संदर्भ पद्यांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखेंगे तो प्रसंग लिखना पड़ता है। प्रसंग यानी कि जैसे कि आप एक विचार लेते हैं कि महापुरुष ने बहुत सारा भाषण दिया, पर उसमें से एक विचार लिखते हैं, उसी तरह बस एक लाइन का आपको समझाना होता है कि इसमें पूरी तरह से ये कहा गया है। तो वैसे जितने भी श्रीशरण गुप्त की जो ये शुरुआत के पैरा हैं भविष्य खंड के, इसमें से आपको लगभग यही लिखना है कि उन्होंने भविष्य के प्रति या युवकों को जो है हमें पूर्वजों को याद करने की प्रेरणा दी है, और उनके पद चिन्हों यानी कि उनकी स्मृतियों को हमेशा बनाए रखने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो ये संदर्भ पहले लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आधुनिक काव्य विथिका के श्रीशरण गुप्त द्वारा रचित भरत भारती के भविष्य खंड के संकलित है, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति है। ठीक है, अब ये तो पहले का हो जाता है। ठीक है, देखिए दूसरे का, हाँ तीसरा कुछ काल, हमने भी ये पढ़ा कुछ काल। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, दोनों कॉपियाँ नहीं पाएंगे एक साथ। तो अब इसमें देखिए मैंने पद्यांश कैसे लिखा। प्रस्तुत पद्य में कवि ने है महापुरुष, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। देखिए फिर से इसको थोड़ा सा पढ़िए। कुछ काल में यह जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, फिर खोजने से हम सब अपना मार्ग ना पाएंगे। जाति जीवन दीप अब भी स्नेह पावेगा नहीं, तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? प्रस्तुत पद्य में कवि ने महापुरुषों की स्मृति के खोने के विषय में मनुष्य को सचेत किया है। ठीक है, मेरा मानना था। कवि कहता है कि कुछ समय पश्चात ये बचे महापुरुष के चिन्ह यहाँ पर लिखना चाहिए था, चिन्ह भी मिट जाएंगे, बाद में हमें ढूंढने पर भी रास्ता नहीं मिलेगा। अरे ये अपनी भाषा में लिखा था, बाद में हमें ढूंढने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं अपना लक्ष्य यानी रास्ता भी नहीं मिलेगा, और हम भटकते ही रहेंगे। जो यह दिया रूप जीवन की लौ जल रही है, धीरे धीरे यह भी बुझ जाएगी, और फिर हमें अंधेरे में कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात हमारा जीवन अंत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने इतिहास के महापुरुषों को याद नहीं करेंगे तो मानव जाति का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन जो मैंने इसके पहले बताया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी लाइनें थी। अगर आप उनको सुन के वीडियो रोक के पॉज कर के अगर आप लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो लिखा है उससे अच्छा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 15 नंबर में से 13 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने लिखा था यहाँ पे कि 13 13 13। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखा था 12 14, वैसे वैसे मुझे टोटल इतने ही नंबर मिले थे। 75 में से 65 ही मुझे, जैसा मैंने पेपर लिख किया, जैसे मैंने आइडिया लिया, वैसे ही मुझे नंबर भी मिले थे। तो व्याख्या में आपके नंबर कटने की चांसेस कम होती है, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा बवाल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो रस हो गया शांत रस, जब भी कोई ज्ञान की बात की जाएगी तो शांत रस होगा। छंद हो गया पद में है, अलंकार जरूरी नहीं है लिखे हैं। गुण शांत, भाषा खड़ी बोली। अब कुछ जो आपको अच्छी लगी इसमें बातें लिख सकते हैं। इसमें कवि ने मानव जाति का नाश समीप बताया है, ये बकवास है। महापुरुषों को ना भूलने पर जोर दिया गया, हाँ ये ठीक है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें महापुरुषों के आदर्शों पर चलने को कहा गया है। ठीक है, देखिए पीछे मैंने इसके अलावा कुछ लिखा था नहीं। अब चौथा, इसके बाद चौथा जाता है। ठीक है, हम लोग चौथा पढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है और बहुत ही ज़रूरी है कि आप इतने जो 5-6 दिए हैं इसमें आप ये पढ़ लें, इसमें से एक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये पहला लेसन है। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि पहला लेसन नहीं पढ़ते,
पहले लेसन से आने की चांस ज़्यादा रहती हैं। चौथा, अब भी सुधरेंगे ना हम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब भी सुधरेंगे ना हम, दुर्दैव वंश अपनी दशा, तो नाम शेष हमें करेगा काल ले कर्कश कसा, बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है, हाँ दैव क्या रक्षा ना होगी सर्वनाश समीप है। ये मैंने जो उसमें लिखा था, अभी जो मतलब दिखाया था आपको, वो चौथे का तीसरे में लिख दिया कि कवि ने मानव जाति का विनाश समीप बताया है। इसमें आप ये इसमें जो है शुरुआत में ही लिख सकते हैं, यहाँ प्रसंग में कवि ने यहाँ पे क्या लिखा मैंने आपको दिखाती हूँ। इसमें कवि ने आज़ादी की आशा को समाप्त करते हुए बताया, उसमें सुधार करने की बात समझाई। चलो पूरा पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा पूरा कि मैटर क्या है, आखिर समस्या क्या है। ठीक है, अब भी सुधरेंगे ना हम, दुर्दैव यानी बुरा, वश अपनी दशा। ये कह रहे हैं अगर अब भी हम मतलब इतने जानने के बाद भी अगर हम अपनी बुरी दशा में सुधार नहीं करेंगे तो नाम शेष हमें करेगा काल ले कर्कश कसा। कर्कश मतलब कठोर, करसा मतलब चाबुक। कह रहा है जो काल है, काल यानी कि जो हमारी मृत्यु है, मृत्यु जब आएगी तो कठोर मतलब कठोर चाबुक को लेकर मतलब मार के ले जाएगी, यानी कि ना नाम शेष रह जाएगा हमारा और हमारी मृत्यु एक बहुत बुरी तरह से होगी। क्यों? क्योंकि हम आदर्शों पे नहीं चलेंगे, हम अत्याचार करेंगे, अकर्म करेंगे, तो क्या होगा, दशा तो बुरी होगी ही, जो कि आजकल समय में देखने को मिल रहा है। और ऐसा गीता में भी लिखा है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा गीता में भी लिखा है, समझाया गया है कि जो बुरा करेगा उसका बुरा अंत हो, जैसा करनी वैसी भरनी। ये भी लिख सकते हैं, हमने कई विचारों में पढ़ा है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसको बीच में आप डाल देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये भी मैम ने बताया था और आप लोगों को मैं बता रही हूँ। बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है, हाँ दैव क्या रक्षा न होगी सर्वनाश समीप है। मतलब कह रहे हैं कि अब तो बस टिमटिमाता हुआ जो है जीवन दीप दिख रहा है, क्योंकि आजकल के लोग महापुरुषों पे चलने की बजाय शॉर्ट देखना पसंद करते हैं, उनको टाइम पास करना पसंद है, जो कि कड़वा सच है। तो ये भी लिख सकते हैं आप अपने इस वर्तमान समय को, क्योंकि अब महापुरुषों को बहुत कम ही लोग उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या जीवन दीप जो है, जो मनुष्य का जीवन दीप है, उसका टिमटिमाता हुआ छोटा सा बिंदु मतलब उसे क्या कहते हैं, जुगनू की तरह दिख रहा है पूरे अंधकार में। हाँ दैव हे भगवान, क्या अब रक्षा ना होगी, हम लोगों का सर्वनाश समीप है, क्या हम लोगों का अंत आ गया है, क्योंकि हम सुधरेंगे नहीं, हम बुरा कार्य करेंगे और इस तरह से तो काल हमें लेके जाएगा और हमारा जो महापुरुषों का जीवन दीप है, जो अच्छाइयाँ हैं वो क्या मिटने वाली हैं, तो इसका मतलब सर्वनाश समीप है। इस तरह से कलयुग का आगाज़ भी किया गया है और बहुत भविष्यत खंड है, इसको बार बार याद रखिएगा, भविष्यत खंड है, भविष्यत खंड है। तो ये जो चल रहा है इससे पहचान लेंगे कि भविष्यत खंड से है। ठीक है, अब हम इसकी कॉपी में व्याख्या देखते हैं कि मैंने कॉपी में कैसे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैंने पीछे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इसमें कवि ने मानव जाति का नाश समीप बताया है। तो आप इसको जो है इसमें प्रसंग में लिख सकते हैं, फिर या फिर जो आपके समझ में आए। और कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यही है, इसमें कवि ने आज़ादी की आशा को समाप्त होते हुए बताया। हाँ, आज़ादी की बात भी कही है। एक दूसरा जो मतलब कहते नहीं है कि एक बात कही गई है, दूसरी बात क्या कही गई है, आज़ादी की बात भी कही गई है और इसमें सुधार की बात समझाई गई है। कवि कहता है कि अगर अब भी हम अपनी यह बुरी दशा नहीं सुधारेंगे, क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहे थे और इस समय की दशा, चूँकि भविष्यत खंड नाम है, तो वो उस समय के बारे में और भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में, दोनों के बारे में लिखा इन्होंने। कौन? मिथिशरण गुप्त ने। कवि कहता है, या मिथिशरण गुप्त कहते हैं कि अगर हम अब भी अपनी यह बुरी दशा नहीं सुधारेंगे तो हम तो वैसे भी नहीं बचेंगे और साथ ही अपना नाम भी शेष नहीं रह जाएगा और फिर शेषनाग हमें कठोर चाबुक से मारेंगे। अर्थात अगर हम भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं व्यक्त किया तो ये अंग्रेज हमें चाबुक से मार डालेंगे और हमें अपनी दशा स्थिति को सुधारना होगा, इन्हें हमें आंदोलन करना होगा। ये एक भाग हो गया। और दूसरा भाग जो मैंने अभी समझाया आपको इससे पहले, अगर आप एग्ज़ाम के पहले भी ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका फ़ायदा ही है।
2-3 दिन पहले देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं और लिखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम टाइम में व्याख्या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे? आपको दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, या 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, खुद ही दिमाग में बैठ जाएगी। आगे कवि कहता है कि अब तो यह दीप रूपी जीवन लो की जगह टिमटिमाता हुआ एक कण सा प्रतीत हो रहा है। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा सर्वनाश समीप है। क्या हमारी रक्षा न होगी? अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम और देश को आज़ादी से मुक्ति दिलाने के लिए थोड़ी सी भी आशा दिखाई नहीं दे रही है। क्या हमारा देश इन अंग्रेज़ों से बच नहीं पाएगा, या हम ही नहीं शेष रहेंगे? ठीक है, ये तो मैंने एक भाग को मैंने आपको यहाँ समझाया कि एक भाग क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैंने इसके पहले समझाया, देखिए, जो इसके पहले मैंने समझाया वो भी आप लिख सकते हैं, यानी विस्तृत रूप से। और इस सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग जो है, मतलब आप लोग इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जो आपकी समझ में आए, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया। और मैं तो बार बार यही एडवाइस दूंगी कि आप इसको पेपर के 2-3-4 दिन पहले, सप्ताह पहले वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद रह जाएगी हर बात को समझना ज़रूरी है, उसको याद करना नहीं। और व्याख्याएँ समझने के लिए होती हैं। अगर आप व्याख्याएँ समझ लेते हैं और बस काव्य सौंदर्य थोड़ा देख लेते हैं, तो आप व्याख्याएँ आराम से एग्जाम में लिखाएंगे, 15 नंबर आपके हाथ में। और क्वेश्चन भी अच्छे ही होते हैं, क्वेश्चन का कोई बुरा नहीं है। क्वेश्चन भी जो ज़रूरी नहीं है, देखिए जैसे कि मैंने पढ़े थे, जैसे कि इसमें थे, ठीक है, तो व्याख्या मुझे ये पहली आती थी, मिथिचरण गुप्त की थी। दूसरी रामधारी सिंह दिनकर की थी, जो कि व्याख्या आसान थी। ये ऊपर वाली मुझे कठिन लगी, मैंने इसको नहीं किया। ये वाली कठिन नहीं थी इतनी, लेकिन उस समय मुझे दोनों अच्छे लगे। और मुझे क्वेश्चन, चूँकि मेरे तैयार हुए क्वेश्चन ही थे, मिथिचरण गुप्त की भारत में संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक थे, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। ये निराला छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी कवि, चूँकि मैंने क्वेश्चन तैयार किए थे तीनों, तो मैंने इन क्वेश्चन को करना ज़्यादा महत्व दिया। इस तरह होता है कि आप 2-3 कवि को तैयार करते हैं, और इसका प्लान जो है मैंने शायद पहले वीडियो में बताया था कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कवि हैं, ठीक है। इसी वीडियो में बता देती हूँ। अगर आपके पास 7 कवि हैं, तो आप प्लान कैसे करेंगे कि कितने कवि तैयार कर लें तो आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। सबसे पहले आपको जो व्याख्या क्लास में पढ़ते हैं या मेरे वीडियो में देख लेते हैं, उन व्याख्याओं को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि 2 व्याख्या अगर आप कर लेते हैं मेरी तरह, तो आपके 30 नंबर पक्के हैं, ठीक। दूसरी बात, आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो करने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, ज़रूरी है। और मज़े की बात, अगर मेजर में है तो आपको मज़े की बात है कि आपको सिर्फ इधर ही नहीं, जो आपका फर्स्ट पेपर है, वैसे पेपर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड जो भी हो, इससे आपके एक पेपर के साथ दूसरा पेपर भी तैयार जाता है क्वेश्चन तैयार करने से। और व्याख्या तैयार करने से सिर्फ यही पेपर तैयार होगा, ठीक है। आपको व्याख्या कठिन लगती है तो आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो 3 मुझे जो कवि अच्छे लगे जिनकी, तो मैंने क्या किया था, ये देखिए नीचे मैंने लिखा है, मैंने किया ये था कि 7 कवि में से 5 कवि, 3 कवि 100% तैयार किए थे, ठीक है। उसमें से महादेवी वर्मा थी मेरे लिए, मिथिचरण गुप्त थे 2, और तीसरा भी कोई कवि निराला। ये मैंने 3 तैयार किए थे अपने टाइम में, ठीक है। इसके अलावा बाकी सबकी व्याख्या लगभग जो क्लास में पढ़ी थी वही सब देख लिया था, जो मैंने अपनी कॉपी पे लिखा था। तो मिथिचरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल लिखा। तो 3-5 में से, मतलब 7 में से 5 कवि में से 3 कवि तो आपको 100% तैयार करने पड़ेंगे, उनकी व्याख्याएँ लगभग, और लगभग से उनके प्रश्न, ठीक है। तो और शुरुआत में आपका सिलेबस भी यही दिया गया है कि मिथिचरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के निर्धारित काव्यांशों की व्याख्याएँ, सुमितानंद पंत, महादेवी वर्मा, मतलब व्याख्यांशों की व्याख्याएँ और आलोचनात्मक प्रश्न। तो प्रश्न मैंने 3 तैयार किए थे, और व्याख्याएँ लगभग जो मुझे अच्छी लगी थी बस पढ़ती गई, और एग्ज़ाम में 2 व्याख्याएँ कर दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मैं कल आगे की व्याख्याएँ, मतलब लगभग कोशिश करूँगी कि जो ये भविष्य खंड है मैं ख़त्म कर दूँ। इस तरह आपकी 3 वीडियो में 15 नंबर तय हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिए, और एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।